तो बच्चों, आज बहुत महत्वपूर्ण एक छोटा लेकिन बेहद खास NEP 2020 का लास्ट टॉपिक, जो आपकी चाहत थी कि सर वो तो पूरा जल्दी से करो, वो हम लेके आए हैं। इसमें 5-6 बातें हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, लेकिन कोई ना कोई बात जिंदगी बना देगी कि एक सवाल जिंदगी बनाता है। हेडिंग है NEP 2020 और स्कूली शिक्षा मानक निर्धारण एवं प्रत्यायन। स्कूली शिक्षा मानक निर्धारण एवं प्रत्यायन। स्कूल एजुकेशन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन की बात तो चल रही है साहब। स्कूल एजुकेशन कौन सा होता है एनईपी 2020 में? वही आपका ईसीसी से लेके सेकेंडरी लेवल तक। तो स्कूल एजुकेशन मानक निर्धारण एवं प्रत्यायन। तो ध्यान देना, मानक निर्धारण स्कूल के स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड सेटिंग, स्टैंडर्ड्स एंड प्रत्यायन एक बहुत ही शानदार सा शब्द है, जिसके लिए इंग्लिश में एक शब्द है जो मैं आपको बता भी चुका हूं पहले, अक्रेडिटेशन। अक्रेडिटेशन, ये शब्द बड़ा कमाल का रहेगा, किसी दिन ये परीक्षा में आपको जरूर मिलेगा और ये एक सवाल आपका सही करवा देगा, केवल आपका ही करवाएगा राजस्थान में। अक्रेडिटेशन। तो ध्यान देना क्या है इस टॉपिक में, कि नई शिक्षा नीति में कौन कौन से ऐसे निर्देश हैं जिनमें हम ये देखेंगे कि साहब स्कूल में नियम तो कौन बनाएगा, उसके लिए कौन सा निकाय, कौन सी संस्था का निर्माण किया जाना है, नई संस्था होगी। फिर स्कूलों में जो संचालन होता है, देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो होता है नियमों को बनाना जिसको बोलते हैं नियामक, रेगुलेटरी। एक होता है दिन प्रतिदिन की कार्य प्रणाली जिसको बोलते हैं शैक्षिक संचालन, जिसमें मॉनिटरिंग आती है। ठीक है, तो स्कूलों की मॉनिटरिंग और दिन प्रतिदिन की कार्य प्रणाली के लिए तो कौन सी संस्था काम करेगी, और नियम बनाने के लिए कौन सी संस्था काम करेगी। ऐसा क्यों बोला? ऐसा इसलिए बोला कि साहब जब नियम बनाने वाली और संचालन की मॉनिटरिंग करने वाली एक ही संस्था हो, एक ही इदारा हो, तो फिर टकराव होता है हितों में। इसलिए एनईपी 2020 में देखो हर हर एक प्रोविजन अपने आप में स्पेशल है कि साहब नियम बनाने का काम तो किसी और संस्था को दे दिया, और दिन प्रतिदिन की कार्य प्रणाली, शैक्षिक संचालन वाली प्रक्रिया को देखने वाली, मॉनिटरिंग करने वाली चीज किसी और को दे दी। साथ में एक शब्द आ गया प्रत्यायन, अक्रेडिटेशन। याद है आपको, हमने एनईपी की स्टार्टिंग में आपको हायर एजुकेशन वाली चीजें बताई थी, जिसमें एक बात बताई थी नेक, एनएसी, याद है? नेशनल, एनएसी, नेशनल अक्रेडिटेशन काउंसिल बताई थी ना। अक्रेडिटेशन एक्चुअली होता क्या है सुने। तो अक्रेडिटेशन का मतलब होता है स्कूल का असेसमेंट। स्कूल वास्तव में क्वालिटी एजुकेशन दे रही है कि नहीं दे रही, गुणवत्ता है कि नहीं है। साथ में केवल उसी दिन गुणवत्ता दे दी वो नहीं, कंसिस्टेंसी है कि नहीं। तो दो शब्द आते हैं विद्यालय में, गुणवत्ता और विश्वसनीयता का प्रमाणीकरण प्रत्यायन कहलाता है। हिंदी का शब्द देखो, प्रत्यापन नहीं है, प्रत्यायन है। इंग्लिश में अक्रेडिटेशन है। तो अक्रेडिटेशन क्या कहलाता है? अक्रेडिटेशन का मतलब ये है कि वो ये जांच करेंगे कि वास्तव में क्वालिटी एजुकेशन स्कूल में दी जा रही है या नहीं। तो एक तरीके से असेसमेंट करने वाली, जांच करने वाली, सुपरविजन करने वाली, फ्लाइंग वाली चीज है। हायर लेवल पे भी है, यूनिवर्सिटी में भी अक्रेडिटेशन है, होता है। अक्रेडिटेशन का मतलब, कल ही मैं, जैसे मेरे पास एक जेजेटी यूनिवर्सिटी है, तो कल ही मैं उधर से जा रहा था, तो मेरे को अंदर वो सजावट वजावट हो रही थी, सब लोग बैठे थे, आए हुए बाहर के सारे स्टूडेंट्स, गाड़ियां लगी हुई थी। मैंने कहा क्या बात है? तो सर नेक आ रही है, नेक। नेक आने का मतलब नेशनल अक्रेडिटेशन काउंसिल, और वो नेक हायर एजुकेशन के लिए थी। ठीक है ना? तो वैसे ही यहाँ भी स्कूल एजुकेशन में भी कुछ बातें हैं जिनका संबंध अक्रेडिटेशन से आएगा। तो पहले तो प्रत्यायन और अक्रेडिटेशन शब्द का मतलब ही आप समझ लो। इसका मतलब है कि साहब स्कूल गुणवत्ता युक्त शिक्षा दे रहा है, विश्वसनीयता के साथ चल रही है, इस बात का जो सर्टिफिकेट देती है, वो चीज, वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया कहलाता है प्रत्यायन। तो प्रत्यायन का मतलब समझा? कंफ्यूज नहीं होना है। प्रत्यायन का मतलब होता है, अक्रेडिटेशन का मतलब होता है स्कूल, हम स्कूल की बात कर रहे हैं या किसी संगठन की बात कर सकते हैं, कोई कार्यक्रम की बात कर सकते हैं, कोई कार्यक्रम, किसी भी कार्यक्रम की गुणवत्ता और विश्वसनीयता का प्रमाण पत्र होता है प्रत्यायन। तो देखो इसको लिख लो आप। तो पहली बात यहाँ पे बच्चों, क्या होता है प्रत्यायन? तो ये जरूर महत्वपूर्ण रहेगा, आपको किसी दिन फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा जितना आपके रीट सेकंड ग्रेड वगैरह में रहेगा। प्रत्यायन, अक्रेडिटेशन, अक्रेडिटेशन, प्रत्यायन, अक्रेडिटेशन। तो किसी संस्था, और यहां तो संस्था स्कूल है, विद्यालय, तो किसी विद्यालय कर सकते हैं या संस्था, संगठन,
अथवा कार्यक्रम की गुणवत्ता, यानी जैसा चाहा वैसा है कि नहीं है, तथा विश्वसनीयता, यानी कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी वाली बात इसमें है कि नहीं है, किसी संस्था संगठन अथवा अथवा कार्यक्रम की गुणवत्ता, किसी संस्था संगठन अथवा कार्यक्रम की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता का प्रमाणीकरण प्रत्यायन कहलाता है। यह महत्वपूर्ण बात है। का प्रमाणीकरण प्रत्यायन या अक्रेडिटेशन है। तो इस शब्द से वाकिफ हो ले, 2-4 बार आप भी बोले, अक्रेडिटेशन है। बात समझ में आई? तो पहली बात, इस शीर्षक में एक है टर्म प्रत्यायन, अक्रेडिटेशन, जो इस बात की का प्रमाण पत्र देती है, इस बात का प्रमाणीकरण करती है, इस बात को अप्रूव करती है कि साहब स्कूल में गुणवत्ता और विश्वसनीयता वाली बात है कि नहीं है। नहीं तो फिर हो सकता है मान्यता कैंसिल। अब यहां ध्यान रखने वाली बात है, दो चीजें देखेंगे हम, एक तो नियामक और दूसरा संचालन। नियामक का मतलब जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो, और संचालन का मतलब शैक्षिक प्रक्रिया का विधिवत रूप से, दैनिक रूप से वो प्रक्रिया जो होती है स्कूलों में वो। तो दोनों चीजें जो है, नियामक नियम बनाने वाली बात और संचालन संचालन करने वाली बात, दोनों एक संस्था को नहीं दी गई है। अब से पहले तो एक ही संस्था थी, हायर एजुकेशन में भी थी, यहाँ भी थी, हालांकि उसके कई प्रभाग वगैरह थे। तो वो एक संस्था करेगी या अलग करेगी, तो याद रखना है एनईपी 2020 में कहा गया है कि नियम बनाने वाली संस्था अलग होगी और संचालन की मॉनिटरिंग करने वाली संस्था अलग होगी। यही पहली खास बात जो आपको समझनी है। तो क्या है वो बात, लिखें आप, और वो है प्रत्येक राज्य में, राजस्थान में भी है ऐसा, ठीक है, तो राज्य में स्कूली शिक्षा, राज्य में स्कूली शिक्षा के लिए ध्यान देना, नियामक संस्था, नियामक संस्था, और संस्था का नाम भी जरूर याद रखना है, यही बात इंपॉर्टेंट रहेगी। नियामक संस्था कौन सी होगी और संचालन संस्था कौन सी होगी, ठीक है। तो राज्य में स्कूली शिक्षा के लिए नियामक संस्था, याद रखना SSSA, SSSA, और SSSA में SSSA, ये संस्था का नाम होगा, जो हमारे राजस्थान में भी काम करेगी। आज के बाद आप इसको बहुत बार सुनोगे, मतलब जब नई शिक्षा नीति के प्रोविजंस आएंगे आपके सामने, तो आपको जगह जगह सुनने को मिलेगा SSSA। पहले SSA पढ़ते थे हम, ठीक है ना, सर्व शिक्षा अभियान। ये SSA नहीं है, बल्कि ये SSSA है। SSSA क्या है? पहला जो एस है वो है स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण, ये उस संस्था का नाम होगा जो किस बात के लिए जिम्मेदार होगी कि नियम कौन से होंगे जिनके तहत वो स्कूल चल रहा है। तो ध्यान देना, राज्य में स्कूली शिक्षा के लिए नियामक संस्था, हिंदी में क्या बोलेंगे? स्टेट। तो राज्य स्कूली संस्था क्या है? राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण, ध्यान रखना ये नाम है, राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं, लेकिन लिखना है SSSA, याद रखना आप। तो SSSA में पहला आ गया स्टेट राज्य, दूसरा स्कूल विद्यालय, तीसरा स्टैंडर्ड्स मानक, और चौथा अथॉरिटी प्राधिकरण। ये बहुत खास है, आप इसका इंग्लिश में भी नाम लिखें, क्या है? स्टेट। एब्रीविएशन बड़े कमाल के हैं एनईपी 2020 में, उम्मीद करते हैं आपको बहुत एब्रीविएशन परीक्षा में मिलेंगे, आपके सही होंगे। स्टेट स्कूल राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स
अथॉरिटी, अथॉरिटी ये नाम है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। राज्य में स्कूली शिक्षा के लिए नियामक संस्था राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण या स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी होगी। इसका निर्माण किया जाएगा, तो इसका निर्माण हो रहा है। एनईपी में, एनईपी 2020 के इस वाले टॉपिक में पहली बात आपको ध्यान रखनी है क्या, कि नियमों को बनाने वाली संस्था अलग होगी और संचालन करने वाली संस्था अलग होगी। नियमों को बनाने वाली संस्था कौन सी होगी? ट्रिपल एस ए होगी, जिसका पूरा नाम होगा स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी या राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण। ये क्या होगा? ये स्टेट लेवल का इदारा होगा, ये स्टेट लेवल की संस्था होगी जो व्यापक अधिकार लिए होगी और अपने आप में स्वतंत्र होगी। यानी स्टेट में कोई सरकार है, जिस तरह से आरपीएससी ऑटोनोमस है ना, तो उस तरह से ये काम करेगी ताकि मजबूत और शक्तिशाली भारत और 21वीं सदी का एजुकेशन हब, एजुकेशन पावर बनाने का भारत का जो विजन है, वो जो सपना है, वो पूरा हो सके और 21वीं सदी के लिए हम विश्व में राज करने के लिए तैयार हो सके। तो महत्वपूर्ण बात याद रहेगी आपको, स्कूली शिक्षा के लिए नियामक संस्था का नाम राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण ट्रिपल एस ए, नियामक संस्था ये होगी, ये नाम इसका है। ये संस्था कैसे होगी? ये संस्था राज्य स्तर पर, ये संस्था कैसे होगी? राज्य स्तरीय होगी, स्टेट लेवल की, ये सेंट्रल लेवल की नहीं है, राज्य स्तरीय व्यापक एवं स्वतंत्र निकाय है। कौन है? ट्रिपल एस ए, ठीक है, तो एस 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 ए, ठीक है, ट्रिपल एस ए राज्य स्तरीय व्यापक एवं स्वतंत्र निकाय है जो नियामक के रूप में, नियामक के रूप में स्कूली शिक्षा, स्कूली शिक्षा में सर्वोच्च संस्था होगी। स्कूली शिक्षा में क्या होगी? सर्वोच्च संस्था होगी। ये पहली बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं ना एनसीईआरटी सेंट्रल लेवल पे सर्वोच्च है, यहाँ राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग RSCERT सर्वोच्च है, लेकिन बहुत से काम एक साथ ही RSCERT उदयपुर वाली संस्था करती है। अब अलग अलग कर दिया, अब नियम बनाने वाला यानी नियामक वाला काम कौन करेगी? ट्रिपल एस ए करेगी, जिसका नाम होगा स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी या राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण। बात समझ में आ गई? दूसरी बात है संचालन वाला काम कौन करेगा? तो वो है शैक्षिक संचालन के लिए, शैक्षिक संचालन के लिए शॉर्ट में DSE, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो शैक्षिक संचालन के लिए जो अभी चल रहा है, ठीक है ना, शैक्षिक संचालन के लिए स्कूली शिक्षा विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग, जिसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, और इसी को बच्चों शॉर्ट में बोलते हैं DSE। ये ध्यान रखना, पहला तो ट्रिपल एस ए आ गया, अब है DSE। DSE और कुछ नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है। तो शैक्षिक संचालन के लिए वो थी नियामक, ये है संचालन, संचालन के लिए स्कूली शिक्षा विभाग या DSE जिम्मेदार होगा, DSE जिम्मेदार होगा। तो दोनों को अलग अलग काम बांट दिया ना, अब हितों में टकराव नहीं होगा। अब DSE में कौन लोग काम करेंगे, तो इसके लिए भी एक बिंदु आप लिख लो। स्कूली शिक्षा विभाग में सर्वोच्च कौन होता है पता है आपको? तो सर्वोच्च होता है निदेशक, डायरेक्टर, जिसको हम निदेशालय भी कह सकते हैं, निदेशक भी कह सकते हैं। उसके बाद फिर दो महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिनको हम बोलते हैं DEO और BEO, ठीक है। नाम अभी CBO चल रहा है, लेकिन DEO और BEO से ही हम इनको समझेंगे। NEP 2020 में ऐसा बोला है। तो जिम्मेदार होगा स्कूल शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट जिम्मेदार होगा किसके लिए?
स्कूल की दिन प्रतिदिन की जो चीजें हैं उनके लिए। तो कौन करेंगे इसके लिए काम? तो आप लिखिए इसमें दूसरा बिंदु, और वो है विद्यालय शैक्षिक, विद्यालय शैक्षिक प्रक्रिया, विद्यालय शैक्षिक प्रक्रिया के संचालन, मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग होता है ना, तो इंस्पेक्शन अभी भी आते हैं, है ना, ये काम अभी भी हो रहा है। तो विद्यालय के संचालन, मॉनिटरिंग, इवन पॉलिसी मेकिंग, है ना, पॉलिसी मेकिंग नियमों में भी है और यहां भी है। तो संचालन, मॉनिटरिंग एवं पॉलिसी, नीतियां एवं पॉलिसी के लिए डायरेक्टर यानी निदेशक, निदेशालय, निदेशक बात एक ही है, निदेशक काम करेगा और निदेशालय काम करेगा तो वो निदेशक का ही काम करेगा पूरा। तो पूरे ऑफिस की बात करें तो निदेशालय कह सकते हैं, और नहीं तो निदेशक, कोमा डीईओ, जिला शिक्षा अधिकारी एवं बीईओ, बीईओ। ओ से ऑफिसर भी बनता है, ऑफिस भी बनता है, ठीक है ना। तो जिला शिक्षा कार्यालय भी हो सकता है, जिला शिक्षा अधिकारी भी हो सकता है, ये ब्लॉक शिक्षा कार्यालय भी हो सकता है, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी हो सकता है, ये निदेशक भी हो सकता है, निदेशालय भी हो सकता है ना। तो इसके लिए निदेशक, डीओ एवं बीओ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कड़ियां होंगी। कितनी शानदार बात है, कितना कॉन्सेप्चुअली है, आसान है ना। अभी तक आपने ये सोच समझा है कि साहब एक तो प्रत्यायन, एक्रीडिटेशन क्या होता है? तो प्रत्यायन किसी भी स्कूल की गुणवत्ता और विश्वसनीयता का प्रमाणीकरण है, ठीक है ना। असेसमेंट है स्कूल का, सही चल रही है क्या स्कूल, रैंक देंगे स्कूलों को, ठीक है। स्कूल अभिभावकों को खुश कर रही है कि नहीं कर रही है, स्कूल का रिजल्ट, अभी तो केवल रिजल्ट देखते हैं, अब रिजल्ट बेहतर है कि नहीं है, लर्निंग आउटकम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, स्कूल के निकले हुए बच्चे कहाँ कमाल कर रहे हैं, आने वाले टाइम में जाएंगे फिर बड़े वो कॉलेज में जाएंगे, हायर एजुकेशन में कहाँ कहाँ गए, अभिभावक कितने खुश हैं, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्कूल का नाम कितना है ना, एजुकेशन पावर बनना है। तो इन सब चीजों का प्रमाण पत्र कौन देते हैं जिस प्रक्रिया में, उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यायन। लेकिन यहां ध्यान रखना है, दो अलग अलग काम दो अलग अलग संस्थाएं करेंगी। एक तो नियम बनाने वाला नियामक इदारा कौन सा है? नियामक इदारा है ट्रिपल एस ए, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण, इसका गठन गठन हो रहा है, ठीक है ना। और दूसरा, संचालन करने के लिए पहले से चल रहा है स्कूली शिक्षा विभाग, वो इसका संचालन यथावत करता रहेगा, जिसमें निदेशालय, बी ऑफिस, डी ऑफिस आदि जितने भी कड़ियां काम कर रही हैं वो महत्वपूर्ण होंगी। दोनों बातें क्लियर? तीसरी बात बच्चों, इससे पहले आपको पता है, आपने एक नाम सुना होगा कभी, बीआरसी, सीआरसी, नाम सुना है? बीआरसी, बीआरसी होता है ब्लॉक रेफरेंस सेंटर, जिसको हम बोलते हैं खंड संदर्भ केंद्र। एक होता है सीआरसी, सीआरसी किसी ने नाम सुना होता, आप जॉब में होते तो सुनते, पहले कैंप वगैरह हमारे लगते थे तो सीआरसी हैंडल करता था, फिर बीआरसी हैंडल करता था, ठीक है। तो फिर जहाँ पे वो काम करते थे वो बीआरसीएफ, सीआरसीएफ ऐसा हम बोलते थे कार्यालय को। तो बीआरसी होता है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, और अगर एफ लग गया बीआरसीएफ तो एफ का फैसिलिटेटर हो जाएगा, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर। पर यहाँ एफ नहीं लगेगा, एनईपी में एफ नहीं, एफ का जिक्र नहीं है, एनईपी में जिक्र है बीआरसी, सीआरसी और डाइट का। तो ये भी एक तीनों जो संस्थाएं हैं ये भी महत्वपूर्ण रहेंगी। बीआरसी होता है ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, जिसको बोलते हैं खंड संदर्भ केंद्र, और सीआरसी होता है क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर को बोलते हैं संकुल संदर्भ केंद्र। और तीसरा होता है डाइट, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो ये तीनों जो अब तक कहीं चल रहे थे, किसी स्टेट में बीआरसी, राजस्थान में भी बीआरसी सीआरसी का पद हटा दिया था पिछले दिनों, अब वापस वो आएंगे, और डाइट, इन तीनों को सुदृढ़ बनाया जाएगा, मजबूत बनाया जाएगा, ताकि ये बेहतर काम कर सकें और क्वालिटी एजुकेशन का जो सपना
एनईपी 2020 में देखा गया है वो पूरा हो। तो एक तो डीओ, बीओ और डायरेक्टर महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि स्कूल एजुकेशन संचालन करेगी। और एक संचालन से ही संबंधित एक बात और है, और वो क्या है, वो है अगला बिंदु, और अगला बिंदु है सीआरसी, सीआरसी पूरा नाम लिखाऊं क्या? सीआरसी, चलिए इसे लिख लो आप, सीआरसी, बीआरसी एवं डाइट, सीआरसी, बीआरसी एवं डाइट जैसे संस्थानों को सुदृढ़ बनाया जाए, संस्थानों को सुदृढ़ बनाया जाए, संस्थानों को सुदृढ़ बनाया जाए। फुल फॉर्म लिखवाई दूं मैं आपको, आपने कभी सुनी नहीं होगी तो। सुदृढ़ बनाया जाए तो क्या है ये? तो पहला है बीआरसी, पहला है सीआरसी। सीआरसी, सीआरसी क्या है? क्लस्टर, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। दूसरा है बीआरसी, ये ब्लॉक लेवल पे होता है, तो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। और तीसरा है डाइट, DIET। तो डाइट क्या है? स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ध्यान रखना, NCERT और SCERT में ERT आता है, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। डाइट में एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होता है, वहां पे एजुकेशनल रिसर्च नहीं होता। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। राजीव गांधी वाली शिक्षा नीति थी ना 86 वाली, के तहत हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे डाइट की स्थापना की गई है। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अभी 34 डाइट काम कर रही है, कल के हमारे वीडियो में हमने आपको बताया था यूट्यूब पे। ओके, तो पूरा नाम हो गया सीआरसी। हिंदी में बताऊं? चलिए हिंदी में भी लिख लो आप, हिंदी में भी लिख लो। सीआरसी, सीआरसी क्या है? क्लस्टर रिसोर्स सेंटर है। तो इसको बोलेंगे हम, क्लस्टर को बोलते हैं संकुल, संकुल संदर्भ। वो थे सीआरसीएफ व्यक्ति, और सीआरसीएफ नहीं है यहाँ पे, सेंटर की बात है, तो संकुल संदर्भ केंद्र। आसान है। ये है खंड, ब्लॉक खंड संदर्भ केंद्र। यानी कई बार आपने अगर सुना, आपके घर में टीचर है प्राइमरी, तो पहले सैलरी भी मिलती थी, साहब सीआरसी जा रहे हैं वहां से सैलरी लेंगे। 4-5 स्कूलों पे अभी जैसे पीओ है ना, पीओ एक पंचायत में 4-5-6 स्कूल हैं, उनके ऊपर एक पीओ होता है, ठीक है। अब और इसमें क्या होगा, सीआरसी में 4-5 स्कूलों पे एक केंद्र बनेगा, संकुल संदर्भ केंद्र बोलेंगे सीआरसी। और फिर पूरे पंचायत समिति लेवल पे बनेगा बीआरसी, खंड संदर्भ केंद्र, वापस ये बनेगा, ठीक है। और पूरे डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे बनेगा डाइट। डाइट को क्या बोलते हैं हिंदी में? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो डाइट का नाम भी हिंदी में लिख सकते हैं आप, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। बात समझ में आई? ओके, तो अभी तक बच्चों क्या हुआ? अभी तक हमने, बिल्कुल चिंता नहीं करें, 3-4 बातें हैं बड़ी कमाल की हैं। टॉपिक था स्कूली शिक्षा मानक निर्धारण एवं प्रत्यायन। इसमें स्कूल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स एंड एक्रेडिटेशन इंग्लिश में बोलते हैं। प्रत्यायन क्या होता है मैंने आपको बताया, किसी भी स्कूल की गुणवत्ता और विश्वसनीयता का प्रमाणीकरण प्रत्यायन एक्रेडिटेशन है। ओके, अब दो काम है साहब, एक तो होता है नियामक, नियम बनाने वाला, और एक होता है स्कूल का संचालन। तो एनईपी 2020 में नियम बनाने वाली और स्कूल के संचालन करने वाली संस्थाएं अलग अलग कर दी ताकि हितों में टकराव ना हो। नियम बनाने वाली संस्था का नाम क्या है? SSSA, याद रखना, SSSA स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण। ये स्टेट लेवल की होगी।
और ये क्या काम करेगी, ये नियम बनाने का काम करेगी, लेकिन ये इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होगी और व्यापक होगी। दूसरा काम स्कूलों के संचालन का अब जो हो रहा है वही होगा स्कूली शिक्षा विभाग, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन, डीएसई शॉर्ट में बोलते हैं। डीएसई ये काम करेगा और डीएसई के एजेंट जो काम करने वाले होंगे वो कौन होंगे, वो होंगे निदेशक, डीओ और बीओ। साथ में पहले जो चल रहा था बीच में इनको बंद कर दिया था, डाइट तो अभी भी चल रही है, तो वापस उनको लेना है। कुछ स्कूलों पे एक संकुल बनेगा, क्लस्टर बनेगा, और ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति स्तर पर एक ब्लॉक होता ही है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डाइट होती ही है। तो जो संकुल बनेगा, कुछ स्कूलों का एक क्लस्टर बनेगा, 5 6 7 8 स्कूलें इसमें होंगी, उसको हम बोलेंगे सीआरसी, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। सीआरसी क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, संकुल संदर्भ केंद्र। और खंड या ब्लॉक लेवल पे होगा बीआरसी, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये भी काम करेंगे स्कूलों में संचालन में। ओके, अगली महत्वपूर्ण बात, अगली महत्वपूर्ण बात बच्चों, नियामक संस्था अलग हो गई जिसका नाम ट्रिपल एस ए है, शैक्षिक संचालन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है। बीआरसी, सीआरसी और डाइट अपना काम करेगी। अब एक बहुत बहुत और बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वो क्या है कि एक्रेडिटेशन वाला जो काम है उस काम के लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो सीधे तौर पे उस काम के लिए उदयपुर वाली वो संस्था जिम्मेदार होगी, जिसको हम राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग बोलते हैं। 1978 में ये बनी थी, तब इसका नाम SIERT था। फिर 2018 में इसका नाम बदल के SCERT कर दिया, और राजस्थान की है तो पहले R लग जाएगा, ठीक है। तो आप लिखें शिक्षा में गुणवत्ता, शिक्षा में गुणवत्ता। और आपने देखा अभी पाठ्यक्रम का निर्माण कौन करता है, जैसे कल हम बात कर रहे थे ना उसमें RT की धारा 29(2) में, तो शिक्षा में गुणवत्ता, पाठ्यक्रम, आकलन एवं आकलन असेसमेंट आ गया तो फिर एक्रेडिटेशन भी आएगा, एवं प्रत्यायन, एवं प्रत्यायन। प्रत्यायन क्या है, एक्रेडिटेशन। बार बार मैं इंग्लिश में आपको इसलिए लिखवा रहा हूं कि महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा में गुणवत्ता, पाठ्यक्रम, आकलन एवं प्रत्यायन के लिए राजस्थान की बात कर रहे हैं तो R लिख सकते हैं, RSCERT। ये नाम 2018 में बदला गया था, पहले ये था RSIERT, राजस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अभी हो गया राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जैसे NCERT है काउंसिल, वैसे ये भी काउंसिल कर दिया। तो क्या था, गुणवत्ता, पाठ्यक्रम, आकलन एवं प्रत्यायन एक्रीडिटेशन के लिए RSCERT, पूरा नाम लिख ही लो आप, CERT, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जिम्मेदार होगी, ट्रेनिंग जिम्मेदार होगी। यानी ये जिम्मेदारी किसकी हो गई, ये जिम्मेदारी हो गई RSCERT की। हिंदी में लिखना चाहो तो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। चलिए कभी पूछ लें आपको शायद परीक्षा में, है ना। अब लिख भी सकते हो हिंदी, इंग्लिश, हिंदी में भी नाम इसका, ठीक है। हिंदी में क्या नाम हो जाएगा, हिंदी में इसका नाम हो जाएगा राजस्थान शैक्षिक, पहले संस्था था परिषद हो गया बस, राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान, रिसर्च को अनुसंधान कहते हैं, एजुकेशनल को शैक्षिक कहते हैं, एजुकेशनल रिसर्च को शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं, एवं ट्रेनिंग को प्रशिक्षण कहते हैं, एवं प्रशिक्षण परिषद जो कि उदयपुर में है। ये हिंदी में नाम हो गया, ठीक है ना। तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये एक्रेडिटेशन वाला काम, आकलन वाला काम, पाठ्यक्रम बनाने वाला काम, शिक्षा में गुणवत्ता वाला काम कौन करेगा, कौन सा इदारा करेगा, तो जवाब है RSCERT करेगा।
लेकिन इसके लिए RSCERT को एक काम और करना पड़ेगा, और वो काम दरअसल बेहद महत्वपूर्ण है। वो काम है फ्रेमवर्क का निर्माण। वो काम क्या है? फ्रेमवर्क का निर्माण। ये इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट करके लिखिए, इंपॉर्टेंट करके लिखिए, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट करके लिखें, RSCERT। RSCERT यही अपना राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग को इसके लिए इस सारे काम के लिए, प्रत्यायन के लिए, आकलन के लिए, पाठ्यक्रम निर्माण के लिए, RSCERT को इसके लिए देखो, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क भी है 4, जिनकी मैं पहले आपको बता चुका हूं, पहले जिक्र कर चुका हूं। अभी NCF 2005 हमने पढ़ा, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तो अलग है ही, वो पेडागोजिकल वो बातें हमने ECCA में करी थी। लेकिन स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क भी है 4। पहला है स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, मैं आपको बता चुका हूँ ये बात, SCF ECCE। दूसरा है स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, SCF SE। तीसरा है स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन, SCF TE। और चौथा है स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन, SCF AE। तो वो जो 4 पाठ्यक्रम है, वो वर्तमान में राजस्थान सरकार ने उनका पाठ्यचर्या है, उनके निर्माण का काम शुरू कर दिया है, और 7 डाइट ऐसा काम कर रही है। लेकिन यहां ध्यान रखना है, यहां अक्रेडिटेशन स्कूल का, और साथ में आकलन, साथ में पाठ्यक्रम निर्माण, जो अब तक RSCERT कर रही थी, वो अब भी करेगी। लेकिन इसके लिए गाइडलाइन कौन देगा, इसके लिए फ्रेमवर्क कौन सा काम आएगा, उसका नाम हमको ध्यान रखना है, और वो है SQAAF। तो एक शॉर्ट फॉर्म याद रखनी है आपको। RSCERT को इसके लिए SQAFF, इसके लिए SQA SQFAA, इसके लिए स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क, यस, ये शॉर्ट फॉर्म है SQAAF। तो RSCERT को इसके लिए SQAAF, और इसका पूरा नाम लिख लो आप, पूरा नाम है, ऐसे लिख लो आप, चलिए ऐसे लिख लो, स्कूल क्वालिटी की फुल फॉर्म आएगी ना परीक्षा में, तो ऐसे ही मिलेगा आपको, यही मिलना है, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन। अक्रेडिटेशन, ताकि आप इसका उच्चारण भी बेहतर कर सकें, हिंदी में लिखा गया है यहाँ पे, काम आएगा आपके, अक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क RSCERT को इसके लिए SQAAF यानी स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क का निर्माण करना होगा, का निर्माण करना होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो 2 बातें महत्वपूर्ण हुई यहाँ पे। एक तो ये सारा काम एक्रेडिटेशन वाला काम, आकलन वाला काम, पाठ्यचर्या वाला निर्माण वाला काम अब भी कर रहा था, अभी भी कर रहा है, और नई शिक्षा नीति में भी करेगा। कौन करेगा? RSCERT, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। लेकिन अब एक एक्स्ट्रा चीज क्या जोड़ दी इसमें कि साहब, राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ये किसकी गाइडलाइन के अनुसार करेगा? तो यहां ध्यान रखना है, यहां एक फ्रेमवर्क बनाना है, और वो फ्रेमवर्क सलाह देगा RSCERT को, और उस फ्रेमवर्क का नाम है SQAAF। फ्रेमवर्क का नाम क्या है?
SQAAF है, और SQAAF क्या है? स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क। स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क, इसको हिंदी में लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, फिर भी आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं विद्यालय गुणवत्ता आकलन एवं प्रत्यायन पाठ्यचर्या। विद्यालय गुणवत्ता आकलन एवं प्रत्यायन, प्रत्यापन नहीं, प्रत्यायन पाठ्यचर्या का निर्माण करना होगा। एक नई पाठ्यचर्या आपने सुनी यहाँ पे, और इस नई पाठ्यचर्या का नाम क्या होगा? स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क। ये महत्वपूर्ण बात बच्चों आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक बात और वो क्या है? हमने देखा कि सब नियामक संस्था अलग होगी। नियामक संस्था कौन सी होगी? SSA। हमने देखा संचालन वाली संस्था अलग होगी। संचालन वाली संस्था कौन सी होगी? DSE, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। हमने देखा कि सब एक्रेडिटेशन का, आकलन का, पाठ्यचर्या का काम कौन करेगी? RSCERT। हमने देखा कि RSCERT इस काम के लिए किसकी गाइडलाइन लेगी? तो उसका जवाब है स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क, जो कि बनाना है, किसको बनाना है? SCERT को बनाना है, क्योंकि ये SCERT को सलाह देगा कि साहब पाठ्यक्रम में ये बदलाव करें, इस तरह से पाठ्यक्रम आपको करना है। और अब वेरी इंपॉर्टेंट एक नाम याद रखना, कैलाश सोडानी। क्या नाम याद रखोगे? कैलाश सोडानी। राजस्थान में पाठ्यचर्या रिव्यू, ठीक है ना, पहले अभी तक जो चल रहा है उसका रिव्यू और फिर अपनी रिपोर्ट। तो राजस्थान में पाठ्यचर्या रिव्यू कमेटी का निर्माण, जैसे आपको पता है हमने स्टेयरिंग कमेटी बनाई थी, KS कस्तूरीरंगन, तो वही NEP 2020 के अध्यक्ष भी बन गए। 1986 की शिक्षा नीति की रिव्यू कमेटी बनी थी ना, 2, याद है आपको? 2 रिव्यू कमेटी बनी थी, 90, 91, 92 बता चुका हूं आपको, ठीक है ना। वैसे ही यशपाल कमेटी बनी थी, रिव्यू कमेटी, वही उसके NCF 2005 के अध्यक्ष बन गए, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ भी एक रिव्यू कमेटी बनी है, बहुत महत्वपूर्ण बच्चों। राजस्थान में पाठ्यचर्या रिव्यू कमेटी का निर्माण हो चुका है, जिसके अध्यक्ष, चेयरपर्सन, जिसके अध्यक्ष, नाम याद रखना इनका, कैलाश सोडानी है, जिसके अध्यक्ष कैलाश सोडानी है। कौन है? कैलाश सोडानी। अध्यक्ष कैलाश सोडानी है। और बच्चों इस टॉपिक की आखिरी बात, और आखिरी बात क्या है? आखिरी बात है कि सब सर्टिफिकेशन का काम भी कोई होता है, और वो कौन करेगा? तो एक बात और लिख लो, फिर मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा, गारंटी है पूरा समझ में आ जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कुछ थोड़े से कलिश शब्द आपको लगे होंगे, पर ये बहुत आसान रहेंगे। एक दो बार पढ़ोगे, खुद लिखना, जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, स्पेशली ये शॉर्ट फॉर्म जरूर 1 या 2 बार अपने रजिस्टर में लिखना, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस शब्दों को 1-2 बार देखोगे तो आपके मन में बस जाएंगे, फिर दोहराना उनको मन ही मन, और फिर परीक्षा में 4 ऑप्शन मिलेंगे तो आपका बबल वही काला होगा जो कि करेक्ट है। चिंता नहीं करें, ठीक है। आखिरी बात क्या है? आखिरी बात ये है कि जितने भी सर्टिफिकेट, अभी भी आपको पता है सर्टिफिकेट्स कौन दे रहा है? तो बोर्ड दे रहा है, तो राजस्थान में RBSC ही देगा, ठीक है। या फिर आने वाले समय में ऐसा कोई प्रमाणन बोर्ड दूसरा बन जाए तो दे सकता है। तो इसके लिए एक बिंदु और लिख लो आप, और वो है शिक्षा, स्कूली शिक्षा। स्कूली शिक्षा की बात है, स्कूली शिक्षा के अंतिम स्तर, यानी ऐसा तो होगा नहीं कि बच्चे बीच में छोड़ेंगे, अगर बीच में छोड़ गए तो वो भी उसका अंतिम स्तर होगा, ठीक है। पर सभी को शिक्षा देनी है, इक्विटी एक्सेस है, तो फिर अंतिम स्तर मतलब सेकेंडरी के बाद 3 से 18 साल, ये भी ध्यान रखना है। तो 18 साल का जब हो गया तो स्कूली शिक्षा के अंतिम स्तर पर
जो बच्चे ने सीखा है अंतिम स्तर पर दक्षता के प्रमाणन हेतु, दक्षता के प्रमाणन हेतु सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट क्या है? प्रमाण पत्र, मार्कशीट, और कुछ नहीं, मार्कशीट है ये। स्कूली शिक्षा के अंतिम स्तर पर दक्षता के प्रमाणन हेतु सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट राज्य का, राज्य का प्रमाणन बोर्ड, भी कोई बना नहीं है राजस्थान में, ओब्लिक परीक्षा बोर्ड जारी करेगा। मेरी बात कराओ कि क्या है समस्या है? कोई दिक्कत नहीं। एक हेलो, हाँ बोलो। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी जो मैंने नए टॉपिक्स डाले ना उनको पढ़ना, अभी मैं करवा ही रहा हूँ आज। अभी दो दो आपका ये फोन भी दिखेगा आपको, है ना, अपन बात करते हुए दिखेंगे, मजा आएगा। हाँ, अरे नई फर्स्ट ग्रेड में देंगे ना, इसके बाद देंगे। अभी रीट पात्रता में लगे हुए हैं, है ना, तो रीट पात्रता हो जाती है और उसके पात्रता के दूसरे दिन तो बुक मिल जाएगी फर्स्ट ग्रेड की। और फिर जब भी, और सुनो, फर्स्ट ग्रेड ही नहीं, विद्यासागर पे जो भी हमारे कोर्सेज हैं साइकोलॉजी के, इनमें जब भी हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे और करेंगे, रीट पात्रता में हमने नहीं करी क्योंकि आराम से हो जाता है, तो मेंस थर्ड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो जिन लोगों ने, जिन बच्चों ने हम पे विश्वास किया, जैसे आपने हम पे ट्रस्ट करके लिया ना, तो उन सबको हम लाइव क्लासेस में जोड़ेंगे, ठीक है ना, फायदा देंगे उनको बहुत बड़ा। चिंता मत करो आप, है ना, पढ़ते रहो, मस्त रहो। कहाँ से बोल रही हो? अच्छा, जयपुर से हो क्या? ओके, क्या नाम है? शानू, क्या बात है शानू, आप मेरी लाइव क्लास में क्यों नहीं आती हो? फिर टेस्ट सीरीज चल रही है चैनल पे। अरे ये क्या है? तो अभी जल्दी करो, अभी लिखो, पेन उठाओ और लिखो साइकोलॉजी अशोक पारिक सर। साइकोलॉजी की स्पेलिंग आती है ना? बोलो। ओके, परफेक्ट। तो साइकोलॉजी अशोक पारिक करके जाओ अभी यूट्यूब पे, और अभी अभी टेस्ट सीरीज 12 हो चुकी है, हालांकि वो ऐप पे डाल दी गई है, वो ऐप में डालेंगे अभी आजकल में, है ना। तो पर वो यूट्यूब पे, ये भी मैं ये चाहता हूँ ना, बच्चे बहुत से यूट्यूब पे भी आए, क्योंकि मैं आपको याद है, मैं क्लासेस में भी कहता हूँ कि हमको जंग जीतनी है, 100 आउट ऑफ 100 की कोशिश कर रहे हैं, तो सब कुछ करना पड़ता है। क्लास में बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत चीजें यूट्यूब पे भी देते हैं, तो बच्चा अगर अवेयर नहीं है यूट्यूब चैनल के बारे में, उसको पता ही नहीं है, तो वो हो सकता है बहुत कुछ मिस कर जाए, है ना। इसलिए अभी जाओ और जाके देखना, और फिर वहां पे कमेंट करना कि सर मैंने आपकी टेस्ट सीरीज 12 की 12 देखी है, आज एक ही दिन में देख डालो सब। ओके, थैंक यू। इन चालन से काटियो मत, है ना, ताकि वो टावर भी सुन ले, मैसेज चले जाए मगर। ओके, तो ध्यान रखना, स्कूली शिक्षा का अंतिम स्तर का मतलब, ये दक्षता किसकी होगी? बालक की होगी। दक्षता किसकी है? बालक की, यानी बालक ने कितना सीखा। अभी तक हम क्या कर रहे हैं? 8वीं पास कर ली, 8वीं की सर्टिफिकेट, 10वीं पास कर ली, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं पास कर ली, 12वीं की मार्कशीट। तो अब यहाँ पे मार्कशीट तो है, पर साथ में कुछ और भी मल्टी डायमेंशनल है ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट है। तो इसको हम बोलेंगे बालक ने अंतिम स्तर पर कितना सीख लिया, इसका कोई प्रमाण पत्र तो होगा, इसकी मार्कशीट तो होगी। तो मार्कशीट कौन जारी करेगा? शिक्षा बोर्ड जारी करेगा, परीक्षा बोर्ड, माफ करें, परीक्षा बोर्ड जारी करेगा। परीक्षा बोर्ड अभी कौन सा है? आरबीएसई है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वो जारी करेगा। भविष्य में कोई ऐसा दूसरा प्रमाणन बोर्ड बन जाए, जैसे एनटीए बन चुका है ना, उसमें हायर एजुकेशन में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एप्टीट्यूड का टेस्ट लेता है, तो वैसे ही बन सकता है। तो ये एक और महत्वपूर्ण बात, यानी सर्टिफिकेशन का काम किसका होगा? बोर्ड का होगा। सर्टिफिकेशन का काम किसका होगा? बोर्ड का होगा। तो बच्चों, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक था, बहुत ही शानदार टॉपिक था। शॉर्ट में मैं आपको बताऊं इसमें क्या क्या था। एनईपी 2020 का ये टॉपिक है, मानक निर्धारण और प्रत्यायन। प्रत्यायन शब्द एक्रीडिटेशन याद रखना। प्रत्यायन होता क्या है? किसी स्कूल की गुणवत्ता और विश्वसनीयता का प्रमाणीकरण एक्रेडिटेशन होता है। दूसरी बात हमने देखी कि साहब दो चीजें, नियामक संस्था अलग होगी और संचालन संस्था अलग होगी। नियामक संस्था कौन सी होगी? SSSA होगी, और संचालन संस्था कौन सी होगी? DSE होगी। डीएससी में डीओबीओ निदेशालय सब शामिल होंगे। और फिर एक महत्वपूर्ण बात ये भी ध्यान रखिए, सीआरसी बीआरसी के दिन वापस आएंगे और डाइट को भी और सुदृढ़ बनाया जाएगा। और इसके अलावा फिर एक और महत्वपूर्ण बात है, और वापस एक्रेडिटेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसा पाठ्यक्रम का निर्माण तो अब तक SCERT RSCERT कर रही थी, लेकिन अब एक्रेडिटेशन के लिए स्पेशली RSCERT काम करेगी, लेकिन इसके लिए एक पाठ्यचर्या का निर्माण करना होगा उसको। और पाठ्यचर्या जरूर याद रखना,
स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क के नाम से स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क का निर्माण करना है। और अभी जो रिव्यू कमेटी है कैलाश सोडानी, ये नाम तो बहुत ही काम का रहेगा, ध्यान रखना है। साथ में सर्टिफिकेट जितने होंगे वो कौन देगा? बोर्ड देगा। एक मिनट में एक चीज और बताता हूं। हमारा आज का जो टॉपिक था उसमें मेन जो शब्द है वो है एक्रेडिटेशन। ध्यान रखने वाली बात, बहुत आसानी से आप चीजों को कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स खुद के बना सकते हो। जैसे पहली बात तो हमारी क्या थी? पहली बात तो हमारी ये थी कि साहब दोनों चीजें अलग अलग होंगी। कौन सी दो चीजें? एक तो नियामक, नियामक नियम बनाने वाली, ठीक है, और दूसरी संचालन, संचालन करने वाली, ठीक है। संचालन, स्कूलों का संचालन, शैक्षिक प्रक्रिया विधिवत रूप से चले। तो नियामक के लिए स्टेट लेवल पे कौन सी संस्था बनी? ट्रिपल एस ए, ट्रिपल एस ए। संचालन के लिए कौन सी संस्था बनी? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। ट्रिपल एस ए का पूरा नाम है स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण, राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण। और यह है स्कूली शिक्षा विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें फिर इसमें आपके, आप इसको और एक्सटेंड करना चाहो तो एक बात और ले सकते हो, इसमें आपके क्या होगा? निदेशक, डायरेक्टर, ठीक है ना, डायरेक्टर तो बीकानेर बैठते हैं। डीईओ जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बैठते हैं, और बीईओ ये भी महत्वपूर्ण रहेंगे, अभी भी काम करते हैं संचालन में, अब भी करेंगे। और साथ में एक पुरानी चीज वापस आ रही है। पुरानी चीज क्या थी? पहले था क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, सीआरसी, ब्लॉक रिसर्च सेंटर, रिसोर्स सेंटर, बीआरसी, और डाइट। तो इनको भी सुदृढ़ बनाया जाए, महत्वपूर्ण बनाया जाए। कितना आसान है। इसके बाद एक बात और ध्यान रखनी थी, और वो बात थी कि अब ये जो एक्रीडिटेशन का काम है, किसका? प्रत्यायन का काम है, आकलन का काम है। प्रत्यायन करेंगे आप, प्रमाणीकरण करेंगे तो आकलन तो करेंगे उस स्कूल का, उसकी क्या रैंक चल रही है वो रैंक भी देखेंगे आप, स्टार कितने लोगों ने दिए वो भी देखेंगे। तो प्रत्यायन, आकलन, और एक खास बात और थी, पाठ्यक्रम निर्माण, ठीक है ना। तो ये काम कौन करेगा? जो अब भी कर रहा था, और वो काम है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, RSCERT करेगा। फर्स्ट ग्रेड में एजुकेशनल मैनेजमेंट की क्लासेस शुरू करने वाला हूँ, ये कमाल की चीजें आएंगी वहां पे। तो अगर आपके घर में कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनको सबको जरूर बोलना, या किसी भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं जरूर लेके आना विद्यासागर एप्लीकेशन पे। तो ये RSCERT काम करेगा, और इसके लिए RSCERT को बनाना पड़ेगा एक पाठ्यचर्या। क्या बनानी पड़ेगी? एक पाठ्यचर्या बनानी पड़ेगी, एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। और वो फ्रेमवर्क बहुत महत्वपूर्ण है, उसका नाम क्या रहेगा? उसका नाम रहेगा स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क। क्या नाम रहेगा? स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क। और आपको ध्यान नहीं रहे तो ये शब्द तो आप नोट कर ही लेना बार बार, अक्रेडिटेशन, अक्रेडिटेशन, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रत्यायन। तो ये एक फ्रेमवर्क रहेगा। और इसके साथ एक बात और आप देख सकते हो, और वो है कि अपना जो बोर्ड है, क्या है? बोर्ड, परीक्षा बोर्ड, एग्जाम बोर्ड। और आप राजस्थान के लिए तो सीधे सीधे RBSE लिख लो, ठीक, आपको याद रह जाएगा, ठीक है ना। RBSE, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये क्या करेगा? ये सर्टिफिकेशन का काम करेगा, प्रमाण पत्र जारी करेगा, मार्कशीट बनाएगा। सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन किस बात का? प्रमाण पत्र किस बात का? कि स्टूडेंट ने कितना सीखा। ये स्टूडेंट का है, किसका है? स्टूडेंट का, ध्यान रखना। एक्रेडिटेशन किसका है? स्कूल का है, ये ध्यान रखना। एक्रेडिटेशन, पाठ्यक्रम निर्माण, ये सारा काम एक्रेडिटेशन किसका होगा? एक्रेडिटेशन होगा स्कूल का। किसका होगा? स्कूल का। विश्वसनीयता और गुणवत्ता किसकी देख रहे हैं? स्कूल की। और ये किसका काम है? ये किसका होगा? स्टूडेंट का। तो बच्चों इस तरह से ये बेहद खास टॉपिक हमने पूरा किया। इसके बाद एक और बात, और वो क्या है? वो है कि वर्तमान में NEP 2020 की कौन सी चीजें राजस्थान सरकार ने या राजस्थान में चालू हो गई हैं। तो दो बड़ी खास बातें हैं जो मैं इसके साथ ही जोड़ के आपको बताता हूं। बुक में भी हमने एक से एक बेहतरीन चीजें दी हैं। अगर आपने किसी ने हमारी रीट वाली बुक नहीं ली है तो भरोसे में नहीं रहना है।
पात्रता परीक्षा तो आपकी निकल जाएगी बहुत अच्छे मार्क्स से, लेकिन मेंस में हमारी ये बुक इतनी महत्वपूर्ण रहेगी कि मेंस में एक नंबर भी नहीं छोड़ना है। और जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको तो तुरंत लेनी ही लेनी है। साथ में जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट तीनों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं क्या बोलूँ, उनके लिए हम यहाँ भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसा ये मेरी क्लासेस केवल रीट वाले बच्चों के लिए नहीं, एनईपी 2020 रीट के साथ अभी नया टॉपिक जोड़ा है, पर चूंकि ये फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएगा, सेकंड ग्रेड में भी आएगा। चूंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जिन्होंने कोर्स ले रखा है विद्यासागर से, वो रीट पात्रता भी देंगे, रीट मेंस भी दे रहे हैं। तो हमने सबके लिए, आपको ध्यान है ना, कई बार आप कमेंट करते हो सर हम तो वो क्लास नहीं दी, अभी वो क्लास नहीं आई। अब सोचो हम आपको कितना प्यार करते हैं, हमने आपके लिए कितना दिया है। तो वो चीजें भी क्या है, हमने सब बच्चों को दे दी है। जैसे ये एनईपी सब बच्चों को दी है ना, ध्यान रखना मैंने जो बताया, ठीक है। अब एक आखिरी बात इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो बुक में तो खैर सारी चीजें डिटेल में है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और वो क्या है, उसके लिए आप एक हेडिंग डालो छोटा सा कि एनईपी 2020 के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, वर्तमान में राजस्थान के स्कूलों में कौन कौन सी चीजें हो चुकी है। तो राजस्थान की स्थिति, एक बात और ध्यान रखना, वहां पे जो आपने लिखा है ना ये शॉर्ट में, तो ये वैसे आपको पता है, बता चुका हूं मैं कि विद्यालय के जो मानक हैं और प्रत्यायन है, उसमें एनईपी 2020 ये भी तो कहती है कि स्कूली शिक्षा। तो स्कूली शिक्षा का मतलब क्या है, तो स्कूली शिक्षा का मतलब क्या है बच्चों, स्कूली शिक्षा का मतलब अब तक था आरटीई 6 से 14 वर्ष। स्कूली शिक्षा उसके बाद भी थी, पर आरटी 6 से 14 वर्ष था। और अब नई शिक्षा नीति में आरटी को बढ़ा दिया, उधर 18 वर्ष तक और इधर 3 वर्ष तक। क्योंकि याद है ना आपको, हमने ईसीसी से लेके फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी 5 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 4 बता चुका हूं बखूबी एक एक बात। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आरटी का दायरा बढ़ा के कहां कर दिया, या स्कूली एजुकेशन कहां तक चली गई, तो आरटी का दायरा बोलो या फिर स्कूल एजुकेशन बोलो, 3 वर्ष से 18 वर्ष, 3 वर्ष से 18 वर्ष, ठीक है ना। और स्कूली एजुकेशन का की क्लासेज कौन सी हैं, तो स्कूल एजुकेशन की क्लासेज कहां से होती हैं, ईसीसीई से ही शुरू है साहब। ईसीसीई का मतलब पहली क्लास नहीं है, पहली क्लास से पहले 3 साल स्कूल में बिता लेगा, तो 5 साल में से केवल पहली दूसरी वाली जो क्लासेस हैं उनको हम काउंट करते हैं ना। तो ईसीसी से शुरू हो जाएगा स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, हाँ ये महत्वपूर्ण बात है। तो ईसीसी से शुरू होके कहां तक जाएगा, सेकेंडरी लेवल तक। सेकेंडरी का मतलब 10वीं क्लास नहीं है, अभी हम सेकेंडरी 10वीं को बोलते हैं, सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं 12वीं को। यहाँ नई शिक्षा नीति में सेकेंडरी किसको बोलेंगे, 12वीं तक को बोलेंगे, ठीक है ना। तो ईसीसी से सेकेंडरी तक ये दायरा है, और 3 वर्ष से 18 वर्ष तक स्कूल एजुकेशन में आएंगे, और 3 वर्ष से 18 वर्ष तक ही आरटीई के तहत शिक्षा पाने के अधिकारी होंगे। ये बात आपको पता भी थी और मैंने बता दी, ओके। अब वो वाली बात, और वो क्या है, एनईपी 2020 के संदर्भ में राजस्थान की क्या स्थिति है, मतलब राजस्थान में वर्तमान में कौन कौन सी चीजें चल रही हैं और वो कितनी महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें दो बातें, दो ही बिंदु खास है। पहला बिंदु तो जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया था, और वो क्या है, वो है राजस्थान में, राजस्थान में 4 एनसीएफ, माफ करें एनसीएफ नहीं होगा ये, राजस्थान में 4 स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है ना। हिंदी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी करेंगे तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ठीक है ना। स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे एससीएफ, उसको बोलते थे एनसीएफ नेशनल वाले को, इसको क्या बोलेंगे, स्टेट एससीएफ। तो राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा है ना, राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा, और हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। 4 राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा पे काम चालू हो गया साहब, बननी शुरू हो गई है। तो कौन है वो, 4 स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क का निर्माण शुरू हो चुका है। के निर्माण की प्रक्रिया, के निर्माण की प्रक्रिया, प्रक्रिया
शुरू हो चुकी है। ये निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब ये जो 4 फ्रेमवर्क हैं, इनके नाम मैं आपको पहले बता भी चुका हूं, फिर भी आप जरूर ध्यान रख लेना। पहला है SCF। देखो SCF शॉर्ट में लिखेंगे हम। SCF स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क है। स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क SCF। बोलिए कोई दिक्कत? ठीक है ना? ओके, स्टेट का S, करिकुलम का C और F का फ्रेमवर्क। तो SCF तो चारों में नाम आएगा, बाकी चारों के कुछ और लेटर्स जुड़ जाएंगे। तो पहला है SCF ECCE। SCF ECCE बता चुका हूं पूरा नाम, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। दूसरा है SCF SE, तो ये हो जाएगा स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। तीसरा है SCF TE, टीचर्स के लिए भी फ्रेमवर्क, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन। और चौथा है SCF AE, AI नहीं है, जिसमें भी फ्रांस में सम्मेलन हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये AE है। तो AE क्या है? स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन तो किसके लिए है? प्रौढ़ शिक्षा के लिए है। तो प्रौढ़ शिक्षा पे भी काम वापस महत्वपूर्ण होने वाला है। ये प्रौढ़ शिक्षा के लिए है और ये शिक्षकों के लिए है। ठीक है, और ये आरंभिक शिक्षा के लिए है, बाल्यावस्था वाली बात। ठीक है ना? आरंभिक यानी प्री प्राइमरी। ये किसके लिए है? यस, ये है प्री प्राइमरी या प्री स्कूल एजुकेशन। ये प्री प्राइमरी के लिए है। पूरे नाम मैं आपको काफी बता चुका हूं, हमारी बुक में भी और कई जगह। और ये है सेकेंडरी के लिए, 1 2 3 4। ये है स्कूल, सॉरी, SCF स्कूल एजुकेशन। ओके, माफ माफ करें, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। ये स्कूल एजुकेशन है। तो स्कूल एजुकेशन क्या हो गया? ये प्री प्राइमरी हो गया। और ये भी खाली सेकेंडरी करोगे तो फिर बाकी मिडिल और प्रिपेरेटरी कहाँ जाएंगे? ठीक है ना? तो ये शिक्षकों के लिए, किसके लिए है? शिक्षकों के लिए। और ये है विद्यालयी पाठ्यचर्या, ये बाकी जो क्लासेस हैं। ठीक है ना? तो ये चारों ध्यान रखेंगे। स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो प्री प्राइमरी लेवल के लिए है। ठीक है, ये बन रहे हैं चारों पाठ्यक्रम। और ये स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ये विद्यालय शिक्षा के लिए है। ये स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन, शिक्षकों के लिए है। ये स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा के लिए है। और इसके लिए 3 स्टीयरिंग कमेटी बनी है। कितनी? 3 स्टीयरिंग कमेटी। और मैं आपको बता दूं, ये जो पहले दो हैं, ये पहले दो ECCE और स्कूल एजुकेशन, दोनों के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी बनी है। कितनी? एक स्टीयरिंग कमेटी, संचालन समिति, एक स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी इंग्लिश में बोलते हैं, संचालन समिति हिंदी में बोलते हैं। ठीक है ना? तो एक ये बन गई, ठीक है, एक ये बन गई, एक इसके लिए बन गई दूसरी, और एक इसके लिए बन गई तीसरी। तो कुल कितनी स्टीयरिंग कमेटी हैं? कुल 3 स्टीयरिंग कमेटी हैं साहब, कुल 3 स्टीयरिंग कमेटी है। एक और बात, और वो है कि साहब जब ये स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क का निर्माण कार्य चालू हो गया, तो इस निर्माण कार्य में किसको लगाया गया है? वास्तव में ये काम, ये जिम्मेदारी किसकी थी? तो जवाब है, ये जिम्मेदारी तो थी साहब SCERT की। ठीक है, और बाकी सारे जो इदारे हैं, लेकिन खास बात है SCERT जो है, उसके बहुत से काम नोडल एजेंसी के रूप में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करता है डाइट। याद रखना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नोडल एजेंसी है डाइट, स्टेट लेवल पे है RSCERT, और केंद्र पे एक निकाय है NCERT। तो NCERT केंद्र में, स्टेट में RSCERT राजस्थान में, और हर जिले में एक डाइट, ये ध्यान रखना है। तो इस काम में कौन कर रहे हैं? तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो नोट करके लिखो आप, नोट, राजस्थान में 7 डाइट, राजस्थान में 7 डाइट इन पाठ्यचर्या
इन पाठ्यचर्या रूपरेखाओं के निर्माण में लगी हैं। इन पाठ्यचर्या रूपरेखाओं के निर्माण का कार्य कर रही हैं। निर्माण का कार्य कर रही हैं। कौन जाने ये वाली बात भी आपको परीक्षा में पूछ लें। कार्य कर रही हैं। तो एनसीएफ कितने? 4। सॉरी, एससीएफ कितने? 4। एक ईसीसी का, एक स्कूल एजुकेशन का, एक टीचर्स एजुकेशन का, एक एडल्ट एजुकेशन का, प्रौढ़ शिक्षा का। और ये एससीएफ जो स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क है, जो राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा है, इनके निर्माण में कितनी डाइट काम कर रही है? 7 डाइट काम कर रही है साहब। और वो कौन सी है 7 डाइट? ये हमको नाम लिखना है। तो 7 डाइट लिख लो बच्चों। 7 डाइट में 2 तो अभी हम जाके आए थे, जहां पे ब्रजभूमि में, सूरजमल जी वाली धरती पे, ब्रजधरा पे, वो है भरतपुर, और भरतपुर के पास ये अलवर। तो ठीक है, तो पहला लिखो भरतपुर। 7 डाइट है भरतपुर, दूसरी अलवर। इसके अलावा 2 जगह हम पढ़ा के आए थे, हमें बहुत अच्छा लगा था। एक है जोधपुर, और एक जहाँ पे हमने जोधपुर में तो हमने कल्पतरु सिनेमा हॉल और कई जगह पढ़ाया था। और एक है बीकानेर। बीकानेर में एक बड़ा सा रविंद्र रंगमंच है, उसमें पढ़ा के आए थे, बहुत अच्छा लगा था। तो 4 तो वैसे हो गए, भरतपुर, अलवर, जोधपुर, बीकानेर। अभी हम जाने वाले हैं कोटा। तो 5वीं डाइट कोटा। 5वीं डाइट कोटा। और एक, आप जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड वाले तो नहीं, उनका अभी शुरू करेंगे। मैं आपको बार बार कहता हूं, जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं संगीता मैम से। संगीता मैम अभी फर्स्ट ग्रेड में लेक्चरर हैं राजसमंद में। वो हमारी स्टूडेंट भी रही थी, और हमारे बच्चों की अब टीचर भी हैं। और बच्चे बहुत पसंद करते हैं संगीता मैम को, क्योंकि पूरे राजस्थान में संस्कृत का जो कंटेंट संगीता मैम विद्यासागर पे दे रही हैं, कहीं दुर्लभ है, कहीं नहीं है। अभी मैं आपको बता रहा था, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हैं, और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट आया, उसमें पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक है सब्जेक्ट में। इंटरव्यू बाकी है। आप बोलेंगे साहब अभी अभी कैसे पता लगा? तो कट ऑफ मार्क्स से कितने ज्यादा होते हैं पता लग जाता है। तभी मैं कितने मार्क्स है ये नहीं बताऊंगा, इंटरव्यू के बाद उनकी रैंक देखना। असिस्टेंट प्रोफेसर भी, तो उनकी संस्कृत चल रही है, और उनकी पोस्टिंग है राजसमंद। तो फिर अगला नाम है राजसमंद। राजसमंद, तो ये मेरे याद रखने के लिए था, आपके लिए भी हो सकता है राजसमंद। और एक जगह और है टोंक, नवाबों के शहर में भी है साहब, तो टोंक। तो कुल मिला के ये 7 डाइट्स होगी। कितनी डाइट्स होगी? 7 डाइट होगी। भरतपुर, अलवर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, राजसमंद और टोंक। ये 7 डाइट क्या काम कर रही है? ये 7 डाइट स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क का निर्माण कर रही है। एक बात। दूसरी बात और है, और वो क्या है? देखो एनईपी में ए में मैंने लिखा है ना, एनईपी में बी में क्या लिखना है आपको? बी में आपको लिखना है बहुत ही शानदार बात, और वो है स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम। और बच्चों, हम सब जानते हैं ये स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम पहले चला था, ठीक है ना? पर अभी 29 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने एक नाम दिया, और वो नाम क्या था? वो नाम था विद्या प्रवेश। तो ब्रैकेट में वो भी लिख लें, विद्या प्रवेश योजना। विद्या प्रवेश योजना। शुरुआत भारत सरकार ने, केंद्र में इसकी शुरुआत, इसको लॉन्च किया था केंद्र में। तो शुरुआत कर दें, लॉन्च कर दें, और वो डेट 29 जुलाई 2021। लेकिन महत्वपूर्ण, राजस्थान में, राजस्थान में करंट जो सेशन है, सत्र 2024-25, 2024-25 से विद्या प्रवेश योजना लागू कर दी। तो सत्र है राजस्थान का कौन सा, जो वर्तमान में चल रहा है, 2024-25। क्या है विद्या प्रवेश योजना, या क्या है स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम? 2 मिनट सुने। एक्चुअली बच्चे स्कूल
पहली क्लास में जाते थे, अब तक जाते थे ना, पर अब एनईपी 2020 क्या बोलती है कि पहली क्लास से पहले आप ईसीसी के रूप में 3 साल बच्चों को स्कूल भेजो। तो 3 साल क्या करेंगे साहब? 3 साल में बच्चे स्कूल में जाएंगे, तो वो स्कूल में खेल के माध्यम से सीखेंगे, स्कूल में बोलना सीखेंगे, स्कूल में बैठना उठना सीखेंगे, स्कूल में डिसिप्लिन सीखेंगे। तो इसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और वो है स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को पूरा करने के बाद बच्चा पहली क्लास में जाएगा। ठीक है, इस कार्यक्रम को पूरा करने के बाद बच्चा पहली क्लास में जाएगा। दरअसल ये कार्यक्रम इसलिए है कि अभी ईसीसी की शुरुआत होगी तो विधिवत रूप से 3 साल तक बच्चे काम करेंगे, लेकिन अभी चूंकि एनईपी 2020 संक्रमण में है, लागू होने के फेज में है ना, तो फिर बहुत से स्कूलों में ऐसा है कि सब 6 साल उम्र रखी गई है, 6 साल उम्र रखी गई है, तो बच्चे हो गए 6 साल के, तो उनको भी आप एक शॉर्ट मॉड्यूल, केवल 3 महीने का कोर्स या 12 वीक्स, 12 सप्ताह का कोर्स आप उन बच्चों को करवाएं। वो जो 3 महीने का कोर्स है, 12 सप्ताह का कोर्स है, उसका नाम है स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम विद्या प्रवेश योजना। इसमें क्या होगा? इसमें बच्चा खेल के माध्यम से कुछ सीखेगा, इसमें बच्चे को कम्युनिकेशन आएगा, स्पेशली एफएलएन याद है ना आपको? एफएलएन वाली दक्षता बच्चा सीखेगा। इसके लिए 3 महीने में एक मॉड्यूल बनाया गया है। वो बोलेंगे साहब 3 महीने में क्या सीखेगा? अभी हमने हमारे स्कूल में भी चल रहा था, उसमें 5 दिन क्लास होती है और शनिवार 4 घंटे पर डे, 4 घंटे की क्लास होती है। कौन से बच्चों की? जो अभी पहली क्लास में आए नहीं है। एडमिशन देने से पहले आप 3 महीने तक उनको स्कूल में रखोगे, उनके साथ खेलोगे, उनके साथ बातें करोगे, उनके साथ एक्टिविटीज करोगे। और इसमें क्या होगा? इसमें आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा कुछ कहना चाह रहा है, कहीं ऐसी बात तो नहीं कि लैंग्वेज बाधा बन रही है। बच्चे के मन में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, ये हम जानेंगे। और अच्छी बात, और बहुत अच्छी बात, इसमें केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि बच्चे का परिवार भी शामिल होता है। अभी हाउस होल्ड सर्वे में सबको हमने ये बताया था, और आप भी जब जाओगे तो ऐसी मजेदार चीजें आपको भी आएंगी। तो स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम की खास बात है, इसमें बच्चे को पहली क्लास में एडमिशन देने से पहले स्कूल के लिए तैयार करते हैं। इसका दूसरा नाम विद्या प्रवेश योजना है। और ये 3 महीने का कार्यक्रम है। कितने महीने का है? 3 महीने का कार्यक्रम है। और इस 3 महीने के कार्यक्रम में स्लोगन है इसका, बच्चा तैयार है, परिवार तैयार है, स्कूल तैयार है। यानी बच्चे को पहली क्लास में भेजने से पहले बच्चा भी रेडी हो गया, पहली क्लास में बैठने उठने के लायक, समझने के लायक, अपनी बात बोलने के लायक, कम्युनिकेशन के लायक, एफएलएन की दक्षता के लायक। और बच्चे का परिवार भी तैयार है उसको पहली क्लास में एडमिशन देने के लिए। और स्कूल भी, शिक्षक भी तैयार है, बच्चा भी तैयार है, परिवार भी तैयार है। स्कूल भी तैयार है, परिवार भी तैयार है, बच्चा खुद भी तैयार है। ठीक है, ये एक शानदार योजना है विद्या प्रवेश योजना। इस पर परीक्षा में कोई बात जरूर आ सकती है बच्चों। तो क्या है इसकी खास बात? 2-3 खास बातें मैं आपको बताता हूँ। इसमें वर्कबुक भी है, वर्कबुक के भी कलर पे भी प्रश्न आ सकता है, नाम पे भी प्रश्न आ सकता है। तो जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं एक खास बात। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम विद्या प्रवेश योजना, क्या क्या खास है इसमें? तो पहली बात ये है, बालक के, ये है बालक के प्रथम कक्षा, बाद में तो ईसीसी आ जाएगा, प्री प्राइमरी क्लासेस सब जगह चालू हो जाएंगी, तो फिर स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम की जरूरत नहीं रहेगी। तो यह है बालक के प्रथम कक्षा में प्रवेश से पूर्व, प्रथम कक्षा में प्रवेश से पहले, प्रवेश से पूर्व 3 माह अथवा 12 वीक्स, 12 सप्ताह का तैयारी मॉड्यूल है, तैयारी मॉड्यूल कार्यक्रम है, कार्यक्रम है जिसमें बालक, जिसमें बालक खेल के माध्यम से ही, मेनली इसमें खेल ही होता है, गतिविधियों के माध्यम से क्या क्या करेगा? जिसमें बालक, वो टर्म याद करो, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसमें बालक एफएलएन दक्षता, एफएलएन दक्षताओं के लिए रेडी हो जाए, एफएलएन दक्षताओं के लिए तैयार होता है। एफएलएन के बारे में डिटेल में मैं पूरा टॉपिक ले चुका हूं।
फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी क्या है? कम से कम मूलभूत पढ़ना लिखना और गणित वाली चीजें आ जाए, संप्रेषण करना उसको आ जाए। एफएलएन के 3 ऑब्जेक्ट आपको पता है ना, हेल्थ एंड वेलबींग, दूसरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन और तीसरा इन्वॉल्व लर्निंग। वो तीनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है विद्या प्रवेश में, क्योंकि तीनों के बारे में वर्क बुक आ चुकी है स्कूलों में। तो हो सकता है कोई बात आ जाए। क्या है वो बात? वो बात देखो, वो है, आप लिखो नोट, नोट विद्या प्रवेश 3 महीने का कार्यक्रम है, ठीक है। तो विद्या प्रवेश योजना में, विद्या प्रवेश योजना में कार्य पुस्तिकाएं, कार्य पुस्तिकाएं, कार्य पुस्तिकाएं, कार्य पुस्तिकाओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्क बुक्स, वर्क बुक्स। 3 है और तीनों वो लक्ष्य आपको याद है। एफएलएन के 3 लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य क्या था? पहला लक्ष्य था हेल्थ एंड वेलबींग, दूसरा लक्ष्य था इफेक्टिव कम्युनिकेशन और तीसरा लक्ष्य था इन्वॉल्व्ड लर्निंग। हेल्थ एंड वेलबींग मतलब स्वास्थ्य और अच्छाई, वेलबींग का मतलब मानसिक स्वास्थ्य से भी है। अभी आप देख रहे हैं गांव में जो सीएचसी खुले हैं, वहां पे लिखा हुआ है सीएचसी एंड वेलबींग, उनके वेलबींग सेंटर नाम कर दिया वेलबींग, यानी केवल शारीरिक स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, अच्छे रहे बस, तन मन सबसे खुश रहे, मस्त रहे। तो पहला लक्ष्य हेल्थ एंड वेलबींग, मैं पहले करा चुका हूं इसलिए पूरा नाम नहीं लिखा रहा यहाँ पे। दूसरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अपनी बात कह तो पाता है क्या बच्चा, समझ तो पाता है क्या, ये कम्युनिकेशन, प्रभावी संप्रेषण। और तीसरा है इन्वॉल्व लर्निंग, यानी सीखने में खुद शामिल हो, गतिविधि के आधार पे सीखे। तो जो पहला जो एफएलएन का लक्ष्य है हेल्थ एंड वेलबींग, उसके लिए जो वर्क बुक है उसका कलर ध्यान रखना, उसका कलर है आसमानी, आसमानी रंग, आसमानी रंग। दूसरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो दूसरा लक्ष्य एफएलएन का, यानी एफएलएन और नई बात नहीं बल्कि एफएलएन बच्चों को मूलभूत बुनियादी पढ़ना लिखना और संख्या ज्ञान के बारे में तैयार, यहाँ पे तैयार करना है, रेडीनेस है, ठीक है ना। बाकी एफएलएन का लक्ष्य तो आपको बता ही चुका हूँ, ग्रेड 3 2026-27 तक हासिल करना है। हालांकि एनईपी की शुरुआत में प्राइमरी लेवल पे 2025 लक्ष्य रखा गया था, वो लक्ष्य वगैरह हमने अलग से बुक्स बना के स्मार्ट फैक्ट में बुक में भी दिया है और मैंने क्लासेस में आपको डिटेल में बताया, ठीक है। तो आसमानी रंग की वर्क बुक होगी। आसमानी रंग की वर्क बुक किसके लिए होगी? ये होगी पहला जो उद्देश्य है हेल्थ एंड वेलबींग, उसके लिए। उसके बाद दूसरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसके लिए गुलाबी पुस्तक होगी, गुलाबी, गुलाबी वर्क बुक, ठीक है। और तीसरा जो है इन्वॉल्व्ड लर्निंग के लिए, गतिविधि सीखने की प्रक्रिया में खुद बच्चा शामिल हो जाए खेल खेल के माध्यम से, उसके लिए बुक है हरे रंग की, हरी। हरी का एक मतलब और भी है, देखो ध्यान देना, तीनों के रंग आप याद रखेंगे, ठीक है। पहला है आसमानी रंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्काई ब्लू, स्काई ब्लू। गुलाबी को इंग्लिश में बोलते हैं पिंक, पिंक भी लिख सकता हूं मैं, देखो स्काई ब्लू है क्या, स्काई ब्लू मिल जाएगा क्या? यस, ये है स्काई ब्लू, स्काई ब्लू। दूसरा है पिंक, तो पिंक पिंक पिंक, यस, ये है पिंक। और तीसरी वर्क बुक है हरी, ग्रीन, क्या बात है, ग्रीन भी दिख जाएगा देवेंद्र जी, वाह, यूट्यूब पे भी डालेंगे क्लास में। चलिए, तो एक तो ये ध्यान रखना, 3 वर्क बुक है विद्या प्रवेश योजना में, स्कूल रेडीनेस में, तीनों के कलर याद रखना है, स्काई ब्लू, पिंक और ग्रीन। अब ग्रीन वाले का मतलब क्या है कि ग्रीन बुक, जब ग्रीन वर्क बुक पे बच्चा काम करने लग जाएगा तो इसका मतलब अब हरा सिग्नल है, हरी झंडी है, पहली क्लास में भेज दो इसको। तो ये ग्रीन का मतलब बाकायदा लिखा है इसमें, ठीक है ना, पहली क्लास में भेज दो। एक छोटी सी बात और आपको बता दूं लगे हाथ, अच्छा एक इसमें ध्यान रखना है कि ये जो एफएलएन का कार्यक्रम था, वैसे पहले मैं आपको बता भी चुका हूँ, एफएलएन का कार्यक्रम दरअसल विद्या प्रवेश योजना में एफएलएन वाली बात के लिए बच्चों को तैयार कर दो, ये क्या था, ये दरअसल एक कार्यक्रम चलाया गया था जिसकी पहल पर ये सब हो रहा है, और वो कार्यक्रम आपको पता ही है, निपुण भारत, निपुण भारत
कार्यक्रम की अनुशंसा पर, निपुण भारत कार्यक्रम की अनुशंसा पर स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम विद्या प्रवेश योजना शुरू की गई है। ध्यान रखना, निपुण भारत बता चुका हूं पहले, नेशनल इनिशिएटिव फॉर रीडिंग, सॉरी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, पहले बता चुका हूं, शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखना। ओके, एक छोटी सी आखिरी बात और बता दूं, और वो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। उसकी एक खास बात हो रहा है, रेडीनेस प्रोग्राम तो पहली क्लास से पहले पहले हो गया, अब तीसरी चौथी पांचवी क्लास के लिए भी वर्क बुक आई है स्कूलों में, तो कौन जाने उसमें से भी आपको कोई बात पूछ ले तो बता दें क्या वो भी, चलिए वो भी आपको बताते हैं। और उसके लिए आप यहां पे लिख लो नोट ICDS, ICDS है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स, हिंदी में बोलते हैं एकीकृत, ये योजना चल रही है स्कूलों में राजस्थान में वर्तमान में, एकीकृत बाल विकास, एकीकृत बाल विकास योजना, एकीकृत बाल विकास योजना के तहत कक्षा 3 से 5, कक्षा 3, 4 व 5 के लिए WB वर्कबुक्स, कक्षा 3, 4, 5 के लिए वर्कबुक्स, और ये भी महत्वपूर्ण है, 3 नाम कभी भी आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्लास 3 कक्षा 3 के लिए वर्कबुक का नाम है, पता है आपको क्या नाम है? किलकारी। कक्षा 3 के लिए वर्कबुक है किलकारी। जब आप स्कूल में जाओगे ना तो मजा आएगा आपको, ये सारी चीजें आप वहां करोगे। कक्षा 3 के लिए वर्कबुक का नाम है किलकारी। कक्षा 4 के लिए जो वर्कबुक है, ध्यान देना, ये जो वर्कबुक है इनमें तो केवल कलर है, आसमानी रंग, गुलाबी रंग, हरा रंग, स्काई ब्लू, पिंक और ग्रीन, और तीसरी चौथी पांचवी की वर्कबुक, पहले भी वर्कबुक चलती थी, इनके नाम ये ICDS प्लान के है, प्लान के तहत है। तो कक्षा 3 की वर्कबुक का नाम है किलकारी, कक्षा 4 की वर्कबुक का नाम है उमंग। कक्षा 4 के वर्कबुक का नाम क्या है? उमंग। कक्षा 4 के वर्कबुक का नाम है उमंग, 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 उमंग। और कक्षा 5 की वर्कबुक का नाम है तरंग, ठीक है। तो ये 3 चीजें बहुत खास है जिनका ध्यान रखना है। कौन सी 3 चीजें? तीसरी की वर्कबुक किलकारी, चौथी की वर्कबुक उमंग, और पांचवी की वर्कबुक तरंग। और ये 3 वर्कबुक है विद्या प्रवेश और रेडीनेस के लिए, आसमानी, गुलाबी और हरी। और 3 उद्देश्य FLN के पहले भी बता चुका हूं पहले के वीडियोस में, हेल्थ एंड वेलबींग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इन्वॉल्व्ड लर्निंग। ये क्या है? इन्वॉल्व्ड लर्निंग, इसमें एक्टिविटी होता है। और FLN के बारे में पूरा डिटेल तो बता ही चुका हूं। रेडीनेस प्रोग्राम में क्या होता है? खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। किसके माध्यम से? खेल के माध्यम से बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश के लिए तैयार करते हैं। और ये समय कितना है ये भी ध्यान रखना, 3 माह का है, 3 मंथ्स मॉड्यूल है, 3 मंथ्स मॉड्यूल। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।